Hello friends, welcome back to Online Agriculture. So today we will discuss about strategies for preparation of JRF exam in agronomy. So let's start with a brief introduction about myself. I am Khushkarandip Singh and I have completed my graduation from Agriculture University Jodhpur. I have also given the exam of agronomy JRF and secured a overall 10th rank in 2022. Now I am pursuing my masters in agronomy from Punjab Agriculture University Ludhiana. So I will share my experiences as well as strategies for preparation of agronomy JRF. So let's start. तो सिंपली हम कुछ एक क्वेश्चंस हैं जिन्हें आंसर करेंगे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन शुड वी स्टार्ट। अब आप सोच रहे हो JRF करनी है आपको एग्रोनॉमी से, तो कब स्टार्ट करना चाहिए आपको, ठीक है। सबसे मतलब इसका प्रिपरेशन आपको कब स्टार्ट करना चाहिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा अभी आपके थर्ड ईयर के सेकंड सेम से, थर्ड ईयर के सेकंड सेम से अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, ठीक है, कंटिन्यू रखते हो तो इनफ टाइम है ये। अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर देते हैं, सेकंड ईयर से स्टार्ट कर देते हैं, बट इतना सिलेबस इसका नहीं है। जनरली अगर आप थर्ड ईयर के सेकंड सेम के स्टार्टिंग में शुरू कर रहे हो ना, तो आपके पास 3 सेमेस्टर्स का टाइम रहेगा, ठीक है। अब 3 सेमेस्टर्स की बात करें तो 18 मंथ का, तो ये जो 18 मंथ्स का टाइम है ये मोर देन इनफ है, ठीक है। अगर आप एक साल के अंदर भी कर सकते हो, 2 सेमेस्टर्स में भी कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा आपको भी थर्ड ईयर के सेकंड सेम में आप स्टार्ट करो। अब होता क्या है, जब अपन बहुत पहले स्टार्ट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल आपने सेकंड ईयर में स्टार्ट किया या फर्स्ट ईयर में ही स्टार्ट कर दिया, तो सैचुरेशन बहुत जल्दी आ जाता है, ठीक है। अभी थर्ड ईयर तक आप सब कुछ सिलेबस खत्म कर दोगे और फिर फोर्थ ईयर का सारा साल पड़ा है, ठीक है। तो वो फेज होता है भी जब हम खराब हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाएंगे, अभी अब क्या पढ़ें क्या करना चाहिए। तो इनफ है टाइम ये 18 मंथ्स का, ठीक है। यहाँ तक आपको क्या करना है, अब ऐसा नहीं है अभी थर्ड ईयर तक कुछ ही नहीं पढ़ना। थर्ड ईयर तक आप जितने आपके कॉन्सेप्ट्स हैं ना, सभी फंडामेंटल सब्जेक्ट आप पढ़ोगे, फिर उन्हें डिटेल के अंदर कोर्सेस चलेंगे आपके, तो वो सभी आपके क्लियर होने चाहिए यहाँ तक, ठीक है। और दूसरी चीज है भी आपका गोल क्लियर होना चाहिए भी मेरे को JRF करना है। कब जरूरी नहीं है भी आप ग्रेजुएशन के बाद JRF ही करो, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप जॉब की तैयारी कर सकते हो, किसी और फील्ड में जा सकते हो, बट आपको यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए थर्ड ईयर तक। जितने भी आपके ऑप्शंस हैं उन्हें इवेल्युएट कर लो भी क्या चीज़ मेरे लिए बेहतर रहेगी, ठीक है, या जो आपका जो टैलेंट है किस चीज़ को सूट करता है वो, तो यहाँ तक आपको डिसाइड हो जाना चाहिए भी। ऐसा नहीं है भी एक बार आपने तैयारी स्टार्ट कर दी और उसके बाद चेंज कर रहे हो ना, पहले एक साल JRF की कर ली फिर किसी कंपिटिटिव एग्जाम की कर रहे हो, तो गोल आपका क्लियर होना चाहिए। अब नेक्स्ट अगर अपने बात करें व्हाट शुड वी स्टडी, ठीक है। अब हमको पता चल गया कब से स्टार्ट करनी है तैयारी, अब पढ़ना क्या कुछ है। तो सबसे पहले अगर अपने बात करें स्टार्टिंग में, ठीक है, कोर्स तो आप सारा पढ़ ही रहे हो, और एक चीज मैं और रिकमेंड करूंगा आपको भी, आपका जितना भी कोर्स वर्क जब चले, ठीक है, कोर्स जब आप निकाल रहे हो, कोर्स आपके चल रहे हैं, तो ऑथेंटिक बुक्स ही पढ़ो, ठीक है। अगर एग्रोनॉमी से कर रहे हो तो एग्रोनॉमी की तो पढ़नी पढ़नी है, बट और भी सब्जेक्ट की ऑथेंटिक बुक पढ़ो ताकि आपके जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट से आप करोगे तो उसमें आपको बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो स्पेसिफिकली अपने एग्रोनॉमी की बात करेंगे तो एग्रोनॉमी में आपको स्टार्ट करना है बुक्स, सबसे फर्स्ट है ना प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी, और ऑथर हैं इसके रेड्डी एंड रेड्डी। बिल्कुल बेसिक बुक है ये, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। और कल्याणी पब्लिशर है ये बुक। तो प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी बाय रेड्डी एंड रेड्डी बिल्कुल बेसिक बुक है, इसको आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है, ठीक है। जब ये बुक आपकी कंप्लीट हो जाए उसके बाद सेकंड बुक है, सेम ही टाइटल है, प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी, और ऑथर है इसके SR रेड्डी, ठीक है। ये बुक्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा भी जब आपके फंडामेंटल कोर्स चले ना, जैसे फर्स्ट ईयर में होता है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, या उसके बाद कोर्स आता है कंजर्वेशन का कोर्स आता है, तो उसके अंदर भी आप इसमें से रीडिंग करोगे तो आगे चल के आपको आसानी रहेगी, ठीक है। तो ये दो बेसिक बुक्स हैं आपकी, प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी एंड रेडी एंड रेडी बाय SR रेड्डी, ठीक है। दो बुक्स ये कंप्लीट करके, मतलब एक एक बार, और सबसे पहले न्यूज़पेपर रीडिंग होती है, इस तरह से मत पढ़ना भी सारा ही आपको फर्स्ट टाइम में याद हो जाए।
पहले एक न्यूज़पेपर रीडिंग रहेगी, और जितनी बार आप रिवीजन करोगे, ठीक है, नंबर ऑफ रिवीजन जैसे आपके इंक्रीज होंगे, जितनी बार रिवीजन करोगे वैसे ही आपको धीरे धीरे याद होगा। तो दोनों बुक्स को एक एक बार पढ़ के एक दो बार इनका अच्छे से रिवीजन करना। उसके बाद ऑब्जेक्टिव बुक आएगी, एग्रोनॉमी फैक्ट्स फॉर कंपटीशन। ये बुक लिखी है RS मीना एंड संदीप सियाग ने, ठीक है। ये सभी बुक्स आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगी, चाहे आप फ्लिपकार्ट पे देख लो, चाहे अमेजोन पे देख लो, एडिशन भी लेटेस्ट आएगा, तो ऑनलाइन आप परचेज कर सकते हो ना। 500 to 600 कॉस्ट होगी पर बुक की। ये दोनों बुक्स पढ़ के आपको एग्रोनॉमी फैक्ट्स वाली बुक पढ़नी है। अब इसके अंदर क्या है, जो दोनों बुक्स आपने पढ़ी हैं उसकी समरी है, ठीक है। चाहे आप खुद भी नोट्स बना सकते हो, पर उसका बोल सकते हो भी इन दोनों बुक्स के ही नोट्स बने हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये आप अगर पहले स्टार्ट करोगे तो समझ नहीं आएगी, जब आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो उसके बाद ये बुक अच्छी रहती है भी, आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो पहले ऊपर वाली दोनों बुक्स पढ़ के फिर आपको स्टार्ट करनी है ऑब्जेक्टिव बुक, ठीक है, पहले स्टार्ट नहीं करना है। उसके बाद अगर अपन बात करें, ठीक है, ये 3 बुक्स हो गई, ये नोट कर लेना ना साथ साथ में। उसके बाद बुक आ जाएगी, वीड का मेजर पोर्शन आता है, ठीक है। तो वीड के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, टीके दास की बुक आती है ना, वीड साइंस बेसिक्स एंड एप्लीकेशन। और ऑथर हैं इसके टीके दास। अब बुक तो ये 800 से 900 पेजों की है ना, तो सारी तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब इसमें से जो हर्बिसाइड वाला पोर्शन रहेगा वो आप कुछ यूनिट्स कवर कर सकते हो, या और जो आपको टॉपिक लगे हैं ना, जैसे हर्बिसाइड्स का तो सारा ही हो जाएगा, हर्बिसाइड का रेजिस्टेंस हो जाएगा, उनकी जो क्लासिफिकेशन है वो सभी आप इससे देख लेना। तो अगर आप ये पढ़ के उसके बाद RS मीना, ठीक है, RS मीना के अंदर भी इसी की समरी है जो भी आपको बताई थी एग्रोनॉमी फैक्ट्स वाली, वो पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है, सारी इसी की समरी है। पर कुछ जो हर्बिसाइड्स के टॉपिक हैं वो आप इस बुक से क्लियर करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद अगर अपन बात करें, मेजर पोर्शन है क्रॉप्स का, ठीक है। क्रॉप से क्वेश्चन तो आते हैं, ठीक है, पर अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ने जाओगे तो उसके अंदर टाइम वेस्ट बहुत होगा, ठीक है। टाइम वेस्ट इन द सेंस कि 2 बुक है ना मेन टेक्स्ट बुक, तो क्रॉप्स की बात करें तो वो वाला टाइम अगर आप पहले वाली बुक्स को दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। टेक्स्ट बुक के लिए, क्रॉप्स के लिए फिर भी अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ना चाहो तो राजेंद्र प्रसाद की बुक आती है ना, टेक्स्ट बुक ऑफ फील्ड प्रोडक्शन। 2 वॉल्यूम है इसकी, एक तो सीरीज के फील्ड क्रॉप्स के लिए है, क्या दोनों वॉल्यूम्स हैं, वॉल्यूम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही पढ़ लेना। राइटर हैं इसके राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ICR से प्रिंट हुई है ये। एक बार जैसे वॉल्यूम फर्स्ट है वो तो आप पढ़ सकते हो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और वॉल्यूम सेकंड भी अगर पढ़ना चाहो, ठीक है, न्यूज़पेपर रीडिंग एक बार करके उसके बाद RS मीना से आप कवर कर सकते हो, ठीक है। RS मीना में इसी का ही शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव, आप कह सकते हो भी, चाहे आप खुद इसके नोट्स बना लो, चाहे उस बुक में से पढ़ लो, ठीक है। तो ये RS मीना बहुत बढ़िया बुक है, रिकमेंड करूंगा मैं आपको भी अच्छे से पढ़ना इसे। पर ये तभी काम की है जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, अगर आप सीधा RS मीना को पढ़ोगे तो वो याद नहीं रहेगा आपको, ठीक है। तो क्रॉप्स इसमें से कवर हो जाएंगी। उसके बाद अगर अपने बात करें, न्यूमेरिकल्स का मेजर पोर्शन रहेगा, ठीक है। न्यूमेरिकल से पहले चलो सॉइल साइंस का देख लो। सॉइल साइंस के लिए बुक आप ISSS की भी पढ़ सकते हो, ठीक है। और इंट्रोडक्टरी सॉइल साइंस जो DK दास की बुक आती है ना, ये TK दास है, और सॉइल साइंस के लिए DK दास की बुक आती है, वो भी आप पढ़ सकते हो। पर उनके अंदर क्या है, आपका टाइम ज्यादा जाएगा, इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो सॉइल साइंस के लिए मैं आपको बुक रिकमेंड करूंगा, सॉइल साइंस ट्रीटाइज, ठीक है। सॉइल साइंस ट्रीटाइज बुक है, ये काफी ऑथर्स है ना इसके, डिटेल सत्यनारायण मेन है ऑथर, तो इनकी बुक आप पढ़ सकते हो, ठीक है, सॉइल साइंस ट्रीटाइज।
जो ISSS की बुक आती है उसकी समरी है ये, मतलब समरी तो है पर काफी अच्छे से लिखा हुआ है ना, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। RS मीना में थोड़ा शॉर्ट में है, इसके अंदर डिटेल के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। 200 से 220 पेजेस की होगी बुक, और लास्ट में टेबल्स भी हैं, वो चीज भी इंपॉर्टेंट है। तो सॉइल साइंस ट्रीटाइज बुक बढ़िया है सॉइल का कवर करने के लिए, ठीक है। DK दास और ISSS की बुक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट अगर अपने बात करें, न्यूमेरिकल्स का मेजर पोर्शन रहता है। न्यूमेरिकल आते हैं और मेनली न्यूमेरिकल आएंगे इरिगेशन के टॉपिक से। तो न्यूमेरिकल्स के लिए बुक है मैथमेटिकल एग्रीकल्चर। अमित भटनागर जी की बुक है ये। मैथमेटिकल एग्रीकल्चर, ठीक है। जितने भी हमारे एग्रीकल्चर में न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं एग्रोनॉमी के अंदर, सभी कवर किए गए हैं इसमें, ठीक है। पर कुछ टॉपिक्स इसमें ऐसे हैं लास्ट में, जैसे पीएच का है या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का है, तो ऐसे न्यूमेरिकल्स जेआरएफ में नहीं आते हैं, तो वो आप देख लेना। जो स्टार्टिंग वाले जितने भी टॉपिक्स हैं, फर्टिलाइजर के हैं, वीड मैनेजमेंट के हैं, इरिगेशन के, प्लांट पॉपुलेशन के, ठीक है, तो वो सभी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो इससे आप वो कर सकते हो, ठीक है। स्टार्टिंग में थ्योरी भी बढ़िया दी हुई है, अभी समझ आ जाए आपको, और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस है, सॉल्व्ड क्वेश्चन है, और खुद की प्रैक्टिस के लिए भी है। न्यूमेरिकल के बाद अब मेजर पोर्शन आता है फिजियोलॉजी का। क्या पहले इतने क्वेश्चंस नहीं आते थे, पर रिसेंट अगर अपने बात करें 2-3 सालों से फिजियोलॉजी के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। तो फिजियोलॉजी कवर करने के लिए बेस्ट रहेंगे एलन के नोट्स, ठीक है। नीट के लिए जो नोट्स हैं प्लांट फिजियोलॉजी के, ठीक है, तो उसमें से जो मेजर टॉपिक्स हैं जैसे कि फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, तो वो सारा आपका वहां से कवर हो जाएगा, ठीक है। फिजियोलॉजी के भी है, और फिर मेजर पोर्शन आता है स्टैटिक्स का। स्टैटिस्टिक में अंदर जैसे एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स हैं जो, ठीक है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो हमारे कोर्स में भी अपनों ने कवर किया हुआ है ना अच्छे से। तो जितने भी 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं तो वो यहाँ से कवर हो जाएंगे। उसके बाद अगर अपने बात करें ऑब्जेक्टिव बुक्स की, ऑब्जेक्टिव बुक के अंदर भाभा प्रकाश की बुक आती है ऑब्जेक्टिव एग्रोनॉमी। ऑब्जेक्टिव एग्रोनॉमी, और एक बुक रहेगी एग्रोनॉमी ट्रीटाइज, ठीक है। एग्रोनॉमी ट्रीटाइज के अंदर जितने भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन है ना, जैसे 96 या 95 से लेकर इसके अंदर है एग्रोनॉमी ट्रीटाइज में, तो ये सब आप वहीं से देख सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं रिकमेंड करूंगा भी एक बार आप सारे कर लेना जो लास्ट ईयर में आए हुए हैं 95 96 से लेके। इससे क्या है भी आपका क्वेश्चन बैंक बिल्डअप हो जाएगा, तो एग्जाम के अंदर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी ना अगर कोई क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है, और आपको पता चल जाएगा भी किस टॉपिक का कितना वेटेज है। और ऑब्जेक्टिव एग्रोनॉमी भी थावा प्रकाश जी की बुक है, बढ़िया है। उसके अलावा जो अपना कोर्स है उसके अंदर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल जाएगी, ठीक है। और भी मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल रहेंगे, टेस्ट सीरीज आप वहां से परचेज कर सकते हो, ठीक है। बाकी कोर्स जब आप परचेज करोगे तो इसके अंदर आपको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, इसी के अंदर आपको मिल जाएगा। अब जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है ना क्वेश्चंस का, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, रीजन असर्शन वाले क्वेश्चन है, तो वो सभी आपको मिल जाएंगे। और उसी के अलावा जो जितनी भी अपनों ने बुक्स बात की है, ठीक है, सभी जितने भी टॉपिक हैं सारे कोर्स के अंदर अच्छे से कवर किए गए हैं, ठीक है। तो वीडियो लेक्चर्स आप देखोगे तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, साथ साथ में आप इन बुक्स में से पढ़ोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे आपके। तो ये था हमारा भी पढ़ना क्या कुछ है ना, व्हाट शुड बी स्टडी। तो जितनी भी आपको बुक्स हैं रेफरेंस वो बता दी हैं। उसके बाद अब अगली बात करते हैं हाउ शुड बी स्टडी, ठीक है। अब पढ़ना किस तरह से है, तो ये अभी भी अपनों ने बात की भी जब फर्स्ट टाइम आप कोई भी बुक पढ़ते हो ना तो उसकी न्यूज़पेपर रीडिंग रहेगी। जैसे न्यूज़पेपर अपन पढ़ते हैं तो 15-20 मिनट में सारा खत्म कर देते हैं ना, तो वैसे तो आपको बुक नहीं खत्म करनी, बट फिर भी एक बार सरफेस रीडिंग रहेगी भी, आपको आइडिया हो जाए भी बुक के अंदर क्या कुछ है, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे आप रिवीजन करोगे बुक का वैसे वैसे चीजें याद होंगी। अगर आप फर्स्ट टाइम ही सोचोगे
भी एक बार में मैं पढ़ रहा हूँ और एक बार में याद हो जाए, तो ऐसा नहीं है ना, फिर डिप्रेशन होता है, लो फील होता है भी याद क्यों नहीं हो रहा। तो कम से कम 5-7 बार अगर आप एक बुक को पढ़ोगे, फिर आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, फिर चीजें याद रहने लगेंगी, ठीक है। और अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे ना, तो जब तक आपका एग्जाम आएगा तो कम से कम 15-20 बार आप एक बुक को पढ़ दोगे, ठीक है। और फिर वो लेवल बनता है भी, जब आप चीजें भूलते नहीं हो, चीजें याद होने लग जाती हैं। तो वैसा नहीं है, फर्स्ट बार में सारा याद करने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद है जैसे रिवीजन करोगे आप, ठीक है। तो अब रिवीजन ऐसा तो नहीं है ना पहले आपने सारी बुक पढ़ दी थी, रिवीजन के अंदर सारी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आप हाईलाइट कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे मान लो कि ये एक लाइन है, ये आपको पढ़नी है ना, उसके अंदर कोई एक वर्ड तो रहता है ना जो इंपॉर्टेंट होता है, जिसके अराउंड वो लाइन होती है, तो उसके ऊपर आप इस तरह से बॉक्स बना सकते हो या फिर हाईलाइट कर सकते हो इसे, ठीक है। वो खुद की आपकी प्रेफरेंस है, हाईलाइटर यूज करते हो, मार्कर पेन यूज कर रहे हो, पेंसिल यूज कर रहे हो, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है अभी एक बार आपने पढ़ी है तो आपको पता चल जाए भी इसके अंदर ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बुक में ना साथ में चीजें लिखते रहा करो, जैसे कोई चीज आपको नहीं समझ आई, गूगल पे देखा या आपने किसी और सोर्स से देखा, तो वो चीज साइड में आप लिख लिया करो ना, उसके ऊपर लिख लो बुक के, या बुक के नीचे लिख लो। उसके बाद अगर बात करें अपन, जो बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी एस आर रेड्डी की, ठीक है। एस आर रेड्डी की बुक आपको पता है भी लेंथी बहुत है, ठीक है, अराउंड 600 पेज है उसके। तो वो जब आप 4-5 बार अच्छे से रिवीजन कर लो ना, तो उसके आप नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि लास्ट में रिवीजन करने में आपको मुश्किल रहेगी, तो उसके आप नोट्स बना लेना अच्छे से, ठीक है। पर स्टार्टिंग में नोट्स मत बनाओ, जब अच्छे से आप उसे पढ़ लो 4-5 बार, फिर अब दोबारा आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, उस नोट्स में से देखोगे, ठीक है। और किसी के नोट्स जैसे टीके दास के बना सकते हो, पर रेडी एंड रेडी के नोट्स मत बनाना, क्योंकि उस बुक के अंदर सारी चीजें इंपॉर्टेंट है ना, आप जितनी बार पढ़ोगे आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा उसमें। तो रेडी एंड रेडी के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, एस आर रेडी के आप नोट्स बना सकते हो, टीके दास के नोट्स बना सकते हो। उसके बाद देखो टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। अब सभी के पास ही 24 आवर्स ही होते हैं, 24 घंटे का ही दिन है। तो अब मैनेज कितना कर रहा है ना, कितना पढ़ना चाहिए। अब कुछ बोलते हैं भी हम तो 16-16 घंटे पढ़ते हैं, 12 घंटे पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब इतना भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, 8 से लेके 10 घंटे आपके लिए सफिशियंट है। 8 to 10 आवर्स अगर आप कंटिन्यूसली दे रहे हो इसे, तो वो सफिशियंट है, ठीक है। अब ज्यादा जितना ज्यादा पढ़ोगे, ठीक है, अब वो याद नहीं रह रहा तो क्या मतलब है, अच्छे से सोना है आपको, और इतना टाइम आप निकाल सकते हो ना, लास्ट फाइनल ईयर जब होगा आपका, उस टाइम भी फ्री टाइम रहेगा ना। थर्ड ईयर में हो सकता है आपको टाइम ना मिले, कोर्स चलेंगे साथ साथ में, लास्ट वाला तो सारा साल लगभग फ्री रहता है, तो उसके अंदर आप इतना टाइम आसानी से निकाल सकते हो, इससे ज़्यादा भी निकालने की जरूरत नहीं है, और इससे कम मेरे हिसाब से सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स को अगर आपको compete करना है, जितना वो पढ़ रहे हैं उतना तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, ठीक है। एक दिन आपने 12 घंटे पढ़ लिया, 3 दिन आप 4-4 घंटे पढ़ रहे हो, तो वो चीज़ सही नहीं है ना। इससे अच्छा तो आप 8 घंटे पढ़ लो, पर एटलीस्ट डेली 8 घंटे तो पढ़ो। कंटिन्यूटी, दो चीजें है ना, एक तो कंटिन्यूटी भी डेली पढ़ना ही पढ़ना है आपको, और डिसिप्लिन, ये दो चीजें जरूरी हैं। डिसिप्लिन का मतलब अब जैसे, अब हर एक का अलग है ना, कोई रात को पढ़ता है, कोई सुबह पढ़ता है। अगर आप सुबह पढ़ रहे हो, भी सुबह 5 बजे उठ रहे हो, तो 5 बजे उठना है तो मतलब 5 बजे उठना ही है। और 5 बजे उठने के लिए टाइम से सोना भी पड़ेगा ना, 9-10 बजे सोना पड़ेगा, फिर ही 5 बजे उठोगे आप। और अगर रात को लेट तक पढ़ रहे हो तो पढ़ना ही पढ़ना, अगर 2 बजे तक पढ़ रहे हो तो मतलब अब टारगेट बना के चलो ना, भी एक दिन में मेरे को 50 पेज पढ़ने हैं, 60 पेज पढ़ने हैं, तो वो टारगेट अचीव करने का ट्राई करो आप। फिर नेक्स्ट अगर बात करें अपने कट ऑफ की, ठीक है, तो जेआरएफ की अगर सीटों की बात करें एग्रोनॉमी में, तो 80 के अराउंड सीट्स रहेंगी जेआरएफ की, और जेआरएफ नॉन जेआरएफ मिला के सीट्स हैं 200 के अराउंड। मतलब इस 80 सीट्स का मतलब है, तो यहाँ पे आपकी फेलोशिप लगेगी जेआरएफ, और यहाँ पे नॉन जेआरएफ आप इसे बोल सकते हो। इसके अंदर जो स्कॉलरशिप आपको मिलेगी वो होगी एनटीएस, ठीक है। जेआरएफ की स्कॉलरशिप आप सभी को पता है, और इसकी होती है 5000 पर मंथ, ठीक है। और जेआरएफ आपकी लगेगी तो जो आपकी डिग्री आएगी ना, अलग से आपको आईसीआर का कार्ड भी मिलेगा,
आगे जब आप इंटरव्यू देते हो एपी के लिए तो उसके नंबर भी जुड़ते हैं, ठीक है। और इस एनटीए स्कॉलरशिप के कोई नंबर नहीं है, सिर्फ स्कॉलरशिप ही मिलेगी आपको। तो जेआरएफ के लिए अगर अब के ट्रेंड की बात करें ना, तो आपके एटलीस्ट 270 नंबर होने चाहिए अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी में हो, ठीक है। 270 के अराउंड मेरिट जाती है जेआरएफ के लिए। नॉन जेआरएफ 250 तक आपको मिल जाएगी, ठीक है। जनरल या ओबीसी के अंदर अगर हो आप तो 250 से 260 तक चली जाती है। उसके बाद अगर बात करें अपन इंस्टीट्यूट्स की ना, तो इंस्टीट्यूट के लिए आपको रैंक का ट्राई करना है भी 50 के अंदर आपका रैंक आए, ठीक है। ओवरऑल अगर आप जनरल या ओबीसी में हो तो ओवरऑल रैंक आपका अगर 50 के अंडर आ रहा है तो आपको अच्छा इंस्टीट्यूट मिल जाएगा, ठीक है। और इस 50 के अंडर लाने के लिए आपको नंबर लाने होंगे 280 से लेके 290 तक। इतने अगर नंबर आपके आ रहे हैं अब के ट्रेंड से ना, 2022 और 23 की बात कर रहा हूं मैं, मेरिट ये ऊपर नीचे होता रहता है ना। अगर एग्जाम आसान आ जाएगा तो मेरिट ऊपर चला जाएगा, एग्जाम अगर थोड़ा मुश्किल है तो मेरिट कम चला जाएगा, ठीक है। पिछली बार की बात कर रहा हूं मैं 2022 की, तो 280 तक अगर आपके नंबर है तो ओवरऑल रैंक आपका 50 के अराउंड आ रहा था, ठीक है। और 50 में आ रहा है तो आपको एक अच्छा इंस्टीट्यूट मिल जाएगा। अब नेक्स्ट देखो टिप्स फॉर एग्जाम डे। अभी अब एग्जाम का दिन है जो, उस दिन आपको क्या कुछ करना है। अब आपको पता है अभी 120 क्वेश्चंस आएंगे ना, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, 120 क्वेश्चन आएंगे। ईच क्वेश्चन है जो वो 4 मार्क्स का है और 1 मार्क्स कटेगा आपका नेगेटिव मार्किंग का, ठीक है। अभी अगर आप क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो एक आपका क्वेश्चन 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। अब जनरली अपन लगभग ऐसे ही करते हैं ना, फर्स्ट राउंड करते हैं क्वेश्चंस का, जो जो हमें आ रहे हैं उतने ही अटेम्प्ट किए। जैसे मान लो आपने फर्स्ट राउंड के अंदर 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक है। ये सोच के भी ये हमारे 70 सही हैं तो हम सोचते हैं भी यार 70 हमने किए हैं तो लगभग क्वेश्चन हमारे सही होंगे। उसके बाद 5-7 क्वेश्चन आप ऊपर और कर लेते हो। पर जो अपन सोच के करते हैं ना, जैसे मान लो ये 70 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए हैं, ये सोच के भी यार ये सही हो जाएंगे या 65 प्लस इसमें से सही हो जाएंगे, तो ऐसा जरूरी नहीं है ना। बहुत बार ऐसा होता है भी जो अपन सोचते हैं वैसा नहीं होता, ठीक है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करो। जितने भी 50-50 वाले क्वेश्चन हैं वो भी अटेम्प्ट करो, और जो आपको आइडिया लग रहा है ना भी यार इसका ये होना चाहिए तो उसे अटेम्प्ट करना है। अब प्रोबेबिलिटी है ना, ये तो 1/4 आपके चांस है, 25% चांस है क्वेश्चन सही हो जाए। अगर मान लो भी आपके 10 क्वेश्चन गलत हुए तो वैसे 3-4 क्वेश्चन सही भी हो जाएंगे, ठीक है। तो वो नेगेटिव मार्किंग वहां कवर अप हो जाएगी। पर जो 50-50 वाले क्वेश्चन है उनके चांसेस रहेंगे भी ज्यादा सही होंगे वो, ठीक है। तो मैं आपको यही कहूंगा भी 100 प्लस क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आना। मैंने खुद ने 115 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, ठीक है। और नंबर आए थे मेरे 327 2022 के अंदर, और उस टाइम मेरी रैंक थी ओवरऑल 10th। अब अगर मैं भी क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करता तो हो सकता है नंबर कम आते, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, ठीक है। जितने आपके गलत होंगे ना तो वो कवर अप हो जाते हैं। दूसरी चीज़ है एग्जाम का पैटर्न है एक, कि जब आप स्टार्टिंग के अंदर एग्जाम को ओपन करोगे ना, आपको पता है भी सभी का जो सीक्वेंस है क्वेश्चंस का वो अलग अलग होता है। तो 90% चांस यही है भी जब आप आपका एग्जाम ओपन करोगे ना, तो यहाँ तो आपको जो स्टार्टिंग वाले 10 एक क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट मिलेंगे, या फिर वो बहुत ज्यादा इजी होंगे क्वेश्चन। दोनों ही चीजें डिस्टर्ब करेंगी हमें, ठीक है। अगर मान लो भी जो आपके क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। जब आपने स्टार्ट किया शुरू वाले 10 क्वेश्चन में से आपको 7 या 8 क्वेश्चन नहीं आते थे तो वैसे ही आपका कॉन्फिडेंस चला जाएगा ना, भी कितना पढ़ा था कोई क्वेश्चन आ नहीं रहा। ऐसे क्वेश्चन होते हैं भी जो नहीं समझ आते, तो वो स्टार्टिंग में अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गए तो कॉन्फिडेंस नीचे चला जाएगा आपका। तो वैसी कंडीशन भी आपको संभालनी है, ठीक है। स्किप करते रहो क्वेश्चन, वो कुछ पार्ट ही रहेगा डिफिकल्ट का। और अगर स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन इजी है, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन आ गए, शुरू वाले 10 या 15 क्वेश्चन ऐसे आ गए आपको सभी आते थे, ठीक है, तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे आप, ज्यादा अटेम्प्ट करोगे या इतने ध्यान से क्वेश्चंस को नहीं देखोगे, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन है, दोनों ही खराब करेंगी, तो इनसे आपको बच के रहना है, ठीक है। अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं तो थोड़ा पेशेंस रखिए, क्वेश्चन को स्किप कीजिए,
और अगर इजी आ रहे हैं तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। उसके बाद अगर अपने बात करें रिवीजन की, ठीक है, बिल्कुल लास्ट में एग्जाम डे की अपन बात कर रहे हैं। जब आपका एग्जाम हो, ठीक है, अब जैसे मान लो भी आपका एग्जाम है 30 जुलाई को, ठीक है, तो इसका एग्रोनॉमी का जेआरएफ, एग्रोनॉमी का सिलेबस इस तरह का है भी, अगर आप कंटिन्यूअसली पढ़ोगे ना तो लगभग एक मंथ के अंदर ये सारा आपका रिवाइज होगा जितना भी आपने पढ़ा है, ठीक है। पहले आप कुछ भी कर रहे हो, पर अगर आपका 30 जुलाई को एग्जाम है ना, तो 1 जुलाई से आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर दो। कोई टॉपिक अगर आप नया कर रहे हो उसको वहीं पे छोड़ दो 1 जुलाई से। अब आपको क्या करना है, सारे को समराइज करना है जितना आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। 1 जुलाई से आप मतलब लगभग एक मंथ का टाइम आपको चाहिए सारा रिवाइज करने के लिए या सारा समराइज करने के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट वही बुक से कर लेना, रेडी एंड रेडी से, और उसके बाद SR रेडी के आपके नोट्स बने होंगे उससे कवर हो जाएगी वो, RS मीना कवर हो जाएगी, सॉइल साइंस ट्रीटाइज कवर हो जाएगी, ठीक है। मतलब अच्छे से, अब ऐसा नहीं है अभी जल्दी जल्दी करना है, तभी आपको बोला है अभी एक मंथ का जो टाइम है ना वो सफिशिएंट है रिवीजन के लिए। और अगर अपन बात करें भी टेस्ट सीरीज आपको कब देनी चाहिए या फिर जो ऑब्जेक्टिव बुक्स हैं वो कब करनी चाहिए, तो वो आप मतलब जैसे 30 जुलाई को आपका एग्जाम है ना, अभी जुलाई या सितंबर में आपका एग्जाम होगा, तो जनवरी फरवरी से स्टार्ट करो ना, जब 5-6 महीने रह जाएं, उससे पहले मत करो। एटलीस्ट आप 3-4 बार सिलेबस को पढ़ो अच्छे से, उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ठीक है। और थर्ड ईयर के अंदर अपीयरिंग में एग्जाम देना है, आइडिया हो जाएगा इससे भी कितनी आपको रैंक, कितनी रैंक आ रही है, कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। अब जब मैंने थर्ड ईयर में दिया था तो मेरे नंबर थे 207, ठीक है। कम आए तो आपको डिप्रेस्ड नहीं होना है, ज्यादा आए तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है ना। बहुत स्टूडेंट्स से नंबर ज्यादा थे उनके थर्ड ईयर में, पर लास्ट में कम हो गए, ठीक है। और कुछ एक स्टूडेंट्स थे जिनके मेरे से भी कम थे ना नंबर, और फाइनल में उनके मेरे से भी ज्यादा आए। तो ज्यादा आए तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, और कम आए तो लो फील नहीं करना ना, बस मेहनत करते रहो, जाएगा, अभी इतना भी मुश्किल नहीं है। तो आई होप ये स्ट्रेटजीज आपको हेल्पफुल लगी होंगी। और कोर्स भी हमने लॉन्च किया है इसका, वो भी परचेज कर सकते हो आप, लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। थैंक यू।